हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग एज इंस्ट्रक्टिंग एंड फैसिलिटेटिंग लर्निंग। या हम ऐसा कह सकते हैं, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को ही हम निर्देशात्मक और एक साधन के रूप में आज पढ़ेंगे। जैसा कि हर एक शिक्षक का अपना अलग शैली होता है और जो पारंपरिक शिक्षण शैली जैसे जैसे विकसित हो रही है धीरे धीरे, तो सभी शिक्षक भी अपने शैक्षिक दृष्टिकोण को बच्चों के जो सीखने की ज़रूरत है उसके आधार पर वे एडजस्ट कर रहे हैं। फिर भी कुछ ऐसी मौलिक शिक्षण शैली है जिसका उपयोग सभी शिक्षक करते हैं, जिसमें आप पहला जो है कह सकते हैं टीचिंग एज इंस्ट्रक्टिंग और निर्देशात्मक शिक्षण। निर्देशात्मक शिक्षण जिसमें निर्देश के माध्यम से हम बच्चों को सिखाते हैं। हम ये देखते हैं सबसे पहले कि वे क्या जानना चाहते हैं। एक तरह से व्याख्यान ही है ये, जिसमें बच्चों के विकास से संबंधित हम उन्हें विभिन्न गतिविधियों या फिर प्रदर्शन के रूप में हम उन्हें वस्तुओं को सिखाते हैं। ये व्याख्यान के साथ साथ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन पर भी काम करता है और हम ये मॉनिटर करते हैं कि बच्चे जो हैं वो जो भी उन्हें टास्क दिए गए हैं वह कार्य सही से कर रहे हैं या नहीं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये गणित, संगीत, शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन यानी इन सब में या बड़ी कक्षाओं में जो छात्रों के अलग अलग नीड्स होती हैं उसमें इंस्ट्रक्शंस कभी कभार काम नहीं आते हैं, पर हम कह सकते हैं कि ये छात्रों को एक अलग शैक्षिक माहौल प्रदान करते हैं इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से। हम कह सकते हैं कि जब हम छात्रों को निर्देश देते हैं या उन्हें उनके साथ रह करके उन्हें सिखाते हैं तो बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। वस्तुओं को प्रेजेंट करके यानी हम उन्हें चित्र प्रेजेंट करके या फिर मल्टीमीडिया में आपके डिजिटल मोड ऑफ टीचिंग आते हैं, अगर इन सब माध्यम से अगर हम बच्चों को पढ़ाना शुरू करें तो ये एक इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि बच्चे इन्हें सीखकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अपनी सहभागिता निभाते हैं। विभिन्न प्रकार के चित्रों का प्रदर्शन या फिर आप विज्ञान के क्षेत्र में अगर कह सकते हैं कि विज्ञान या गणित की कक्षा में जब हम उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं देन वो ध्यान से उन इंस्ट्रक्शंस को सुनते हैं ताकि शिक्षण प्रक्रिया जो है वह सशक्त रूप से हो सके। आखिर क्यों अलग अलग इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि हमारी कक्षा में अलग अलग नीड्स के छात्र होते हैं, अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड के छात्र होते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट जो रुचि अलग अलग रुचि होती है सभी छात्रों में, या फिर जो लैंग्वेज एबिलिटीज़ होती हैं वह भी अलग अलग होते हैं। देन कल्चरल बैकग्राउंड ये भी डिफरेंट होते हैं। इस वजह से हमें अलग अलग इंस्ट्रक्शंस या निर्देश देने की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेटिंग लर्निंग में, जहाँ हम बच्चों को उनके सुविधा के अनुसार हम उन्हें उनमें कौशल विकसित करने का प्रयास करते हैं। उनके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को बनाए रखने के लिए हम उन्हें सवाल पूछते हैं, प्रशिक्षित करते हैं, हम उन्हें मोटिवेट करते हैं कि क्लास में वो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्राप्त करें, डरे नहीं। उन्हें उस तरह की एक्टिविटीज़ में हम शामिल करते हैं जैसे ब्लैक बोर्ड प्रेजेंटेशन हुआ या फिर रीडिंग करना, राइटिंग करना, ये सब में हम उन्हें मोटिवेट करते हैं ताकि बच्चे जो हैं वह खोज के माध्यम से या उत्तर जो आंसर्स हैं वो खुद से समाधान कर सके और उनमें यह कौशल डेवलप हो सके। खुद से वो आएँ और एक दूसरे को पढ़ाएं, सहयोगात्मक शिक्षा प्रदान करें, एक दूसरे को समझाएं। ये हुआ कि सुविधात्मक शिक्षण व्यवस्था, जहाँ वो हमें एक शिक्षक नहीं बल्कि एक पेरेंट के रूप में हमारे साथ प्रॉब्लम शेयर करते हैं और समझाने पर वह समझ जाते हैं। बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ के हेल्प से भी हम
फैसिलिटेट कर सकते हैं, यानी शिक्षण को सरल बना सकते हैं। जैसे सोशल साइंस के क्लासेस का यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, आप मैप समझाने के लिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। या फिर अगर हम कहें कि साइंस क्लासेस में हम डिफरेंट इक्विपमेंट चलाने के लिए उनका हेल्प करें, तो सभी में ही हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम शिक्षण को सरल बनाते हैं। यहाँ भी टेक्नोलॉजी के हेल्प से शिक्षण को सरल बनाया जा रहा है। और जो हमारा मुख्य गोल है वह है कि शिक्षार्थी को सशक्त बनाना, यानी जो लर्नर्स हैं हमारे, उन्हें हम एम्पावर करेंगे। तो एम्पावर आप कैसे कर सकते हैं? जब हम उन्हें विकल्प प्रदान करें, यानी उन्हें हम डिफरेंट चॉइस प्रदान करें, ताकि छात्र जो है उन विकल्पों का प्रयोग कर कुछ स्ट्रेटजी बना पाएँ और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बना सके। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र और शिक्षक दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो उन्हें भी चॉइस मिलना चाहिए। देन जो लर्निंग प्रोसेस है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो, यानी जिसमें छात्रों को हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, छात्रों को हम शामिल करें इवैल्यूएशन प्रोसेस में, मूल्यांकन में भी उन्हें हम शामिल करें। उन्हें हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर देते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए वह बेहतर प्रयास करते हैं। इसके अलावा अगर हम कहें कि एम्पावर करने के लिए अगर हम छात्रों से सुझाव भी आमंत्रित करें, यानी छात्र क्या चाहते हैं और उन्हें क्या क्या चीज़ें पसंद है, यानी फीडबैक, अगर हम फीडबैक उनसे लेते रहें। जैसे हम सभी कहीं ना कहीं अपने छात्र जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं लेकर के थे, और अभी भी अगर हम याद करें अपने छात्र जीवन को, तो हम पाते हैं कि कुछ ना कुछ हमें समस्याएं थी, क्योंकि हमें कभी भी हमसे सुझाव नहीं मांगा जाता था। तो यही चीज़ हम अपने छात्रों के लिए एक मिसाल प्रस्तुत करें कि आप सुझाव दें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ताकि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित हो। इसके अलावा वास्तविक घटनाओं में जो अधिगम प्रक्रिया है उसे शामिल करना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करते हैं या जो हम शिक्षण प्रक्रिया संपन्न करते हैं उसमें उसको हम रियल लाइफ से नहीं जोड़ते, या फिर हम ऐसा कहते हैं कि हमने जो ये विषय पढ़ा इतने सालों से, आखिर इसका यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हम उन कौशलों का प्रयोग जब हम पढ़ रहे होते हैं उस विषय को, हम कभी भी उस कौशल का प्रयोग रियल लाइफ से नहीं करते हैं। तो अपने छात्रों को उन घटनाओं में शामिल करें ताकि वे शिक्षण को प्रभावी रूप से ग्रहण कर सकें। कक्षा में अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी, या फिर जो मीनिंगफुल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी हम बच्चों को एम्पावर कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम छात्रों को क्लासरूम में मोबाइल फ़ोन्स या फिर टेक्नोलॉजी यूज़ करने से हम उन्हें रोकते हैं। एज अ टीचर ये गलत भी है कि आप उन्हें मोबाइल प्रयोग करने दें, लेकिन अगर बच्चे उसी में रुचि कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप अपने शिक्षण में कुछ परिवर्तन लाएं, और जैसा कि समय की मांग के अनुसार आप अपने शिक्षण में परिवर्तन ला सकते हैं। आप ये परिवर्तन कर सकते हैं कि उनके रुचि के अनुसार ही जब वो मोबाइल्स का यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें उनके सकारात्मक प्रयोग के बारे में समझाएं, जिससे आपका कक्षा भी इफ़ेक्टेड ना हो, साथ ही साथ आपका कक्षा जो है उन्हें कुछ सीखने को प्रेरित करे। तो हम देख सकते हैं कि छात्रों को सशक्त करने के लिए या फिर छात्रों के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक शिक्षक जो है बहुत सारे मेथड्स का यूज़ कर सकता है, ताकि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया जो है वह इजी हो सके। ऐसे भी कक्षा में जो सबसे शक्तिशाली संसाधन होते हैं वह छात्रों की कल्पनाएं ही होती है या फिर छात्रों के ही गतिविधियां होती है। तो जब तक हम छात्रों को सीखने में
एकजुट नहीं करेंगे या फिर हम उन्हें लोकतांत्रिक रूप से अगर हम सीखने का अनुभव प्रदान नहीं करेंगे तो छात्र सशक्त नहीं बनेंगे। सो थैंक यू।